बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद नावल सितारा शाम जिसकी राइटर है आमना रियाज, उसकी ये 35वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। मंजर कुछ खास न बदला था। सोफ़े पर नीम दराज समीना सामने वाले सोफ़े से टेक लगाकर और मेज़ पर कोनियाँ लगाकर चेहरे पर ज़माने भर का तजस्सुस सजाए कारपेट पर बैठी मावा शीशे की बड़ी सी खिड़की के बाहर चुपके चुपके बहती रात और उस रात के साथ सफ़र करते बादे 12 समीना की धीमी यकसा मतवाज़िन आवाज़ सारे में बिखर रही थी। ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी, हम खुश और मुतमईन थे, लेकिन मुझे रजब के आनन फानन उठकर नौशहरा जाने के फ़ैसले पर एतराज़ था, जो मैं वक्तन फ़वक्तन जताती रहती थी और रजब से डांट भी खाती थी कि उनको ये ज़िक्र कुछ खास पसंद ना था, जबकि मुझे हवेली की शान व शौकत और वहाँ के कम्फर्ट्स भूलते ही ना थे। जब हम आखिरी बार हवेली गए तो मुस्तकीम की शादी हो रही थी। हवेली को खूब सजाया गया था। मेरी आंखों में से बकिया नूर बनी हवेली का मंजर निकलता ही ना था। मेरा दिल चाहता था हम हवेली जाएं और उन आरामदेह बिस्तरों को इस्तेमाल करें जिनकी नरमाहट ख्वाब किसी लगती थी। वो नित नए खाने जिनके जायके अपनी पहली ज़िंदगी में मैंने कभी न चखे थे। बहरहाल मैंने कई बार रजब को चलकर हवेली में रहने और अपना हिस्सा लेने के लिए इसरार किया, लेकिन उनके कान पर जूं तक न रेंगती थी। वो मेरे इसरार के जवाब में हर बार सख्ती से इनकार कर देते थे। मैं उनका गुस्सा देखकर खामोश हो जाती और चंद रोज़ गुजरने के बाद फिर वही किस्सा छेड़ देती। अच्छी भली तुम्हारी अकल थी, आखिर इस मामले में चलना क्यों बंद हो गई? जब मैंने कह दिया मुझे हवेली और जायदाद में से हिस्सा नहीं चाहिए, तो तुम क्यों आखिर एक ही बात के पीछे पड़ी रहती हो? तुम हवेली की शान और शौकत से मुतासिर हुई हो, लेकिन याद रखो हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। एक रोज़ रजब ने मुझे बुरी तरह झिड़क दिया। मैं उनके रवैये से दिल बर्दाश्त ज़रूर हुई, ताहम दिल ही दिल में दुआ करती रही कि अल्लाह कुछ ऐसे हालात बना दे कि हमें हवेली जाकर रहने का मौका मिले। इसी दौरान साल या 1.5 साल का अरसा गुजर गया। फिर एक रोज़ वो हो गया जिसकी तवक्को कोई जी होश नहीं कर सकता। एक मामूली से रोड एक्सीडेंट में रजब की दाएं टांग मफलूज हो गई। बज़ाहिर कोई चोट दिखाई न देती थी। डॉक्टर्स ने चेकअप एक्सरे वगैरह के बाद भी यही बताया कि बज़ाहिर कोई अंदरूनी गहरी चोट भी नहीं है और वक्त गुजरने के साथ साथ रजब की टांग काम करने लगेगी। लेकिन फिर रजब की टांग ने सुन होते होते बिल्कुल ही काम करना छोड़ दिया। दुख और तकलीफ़ की बात, एक तो टांग का मफलूज होना भी था, लेकिन असल परेशानी हमें तब लाहक हुई जब रजब को एहसास होने लगा उनकी दूसरी टांग भी सुन रहने लगी। रजब की मुलाजमत छूट चुकी थी, हमारे पास कोई मालो असबाब भी नहीं था। फिर परेशानी भी कुछ ऐसी लाहक हुई कि मैंने घबराकर रजब के वालिद को इत्तला भिजवा दी। वो बेटे के लिए दौड़े चले आए और रजब की हालत देखकर मुझ पर खूब बरसे कि मैंने उन्हें बर वक्त इत्तला क्यों न दी। मैंने उन्हें बता दिया कि मुझे रजब ने सख्ती से मना कर रखा था। उस पर अब्बा जी खामोश हो गया और फिर रजब से इसरार करने लगे कि वो उनके साथ चले और रजब का बेहतरीन इलाज करवा सकते थे। और मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि हवेली जाकर रहने की दुआएं इस तरह कबूल होंगी। सच्ची बात है, मुझे ज़रा भी इल्म होता तो मैं दुआ मांगना ही छोड़ देती। रजब ने बहुत पसोपेश से काम लिया, लेकिन इस बार उनके इनकार में वो पहले जैसी सख्ती मफकूद थी। एक रात उन्होंने मुझसे कहा, मैंने तहिया किया था कि किसी भी कीमत पर हवेली नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई जमा जथा नहीं है जिसे अपने इलाज पर खर्च कर सकूं। फिर मैंने फ़याज़ से वादा किया था कि तुम्हें एक खुशहाल ज़िंदगी दूंगा। मुझे अफसोस है और शर्मिंदगी भी कि मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पा रहा। उनके शर्मसारी भरे लहजे पर मेरा दिल कट सा गया। मैंने कहा, आप फ़िक्रमंद ना हो रजब, हम कुछ अर्सा हवेली में रहेंगे और जब आप सेहतयाब हो जाएंगे तो वापस यहाँ आ जाएंगे। इसमें कोई मायूब बात तो नहीं है। दुनिया के बहुत से बाप अपने बेटों का इलाज करवाते हैं। तुम्हें हवेली में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, रजब ने कहा। मैं उनके खदशात पर हंसती। आपके खदशात दूर क्यों नहीं हो जाते रजब? वहाँ सब लोग हमसे प्यार करते हैं। तस्वीर का एक रुख दिलकश हो तो पलट कर दूसरी तरफ देखने की जहमत कोई नहीं करता। बहरहाल तुम्हें ज़हनी तौर पर हर तरह की परेशानियों के लिए तैयार रहना चाहिए, रजब ने कहा था। मैंने ज़्यादा परवाह नहीं की। कुछ वो पहले ही वहाँ जाकर रहने के खिलाफ थे और कुछ बीमारी ने उन्हें ज़ोदो रंज और एहसास बना दिया था। फिर मैं खुशी खुशी हवेली जाने की तैयारियाँ करने लगी और हवेली आकर मुझे एहसास हुआ रजब के खदशात कुछ ऐसे बेबुनियाद भी ना थे, क्योंकि वहाँ सबके मोहब्बत भरे रवैये यकसर तब्दील हो चुके थे। खसूसन जन्नत बीबी, वो मीठी ज़बान, तंजिया और दिल जलाने वाली बातों तक महदूद हो चुकी थी। मैं उसकी बातें और रवैये पर जलती कुड़ती, लेकिन चुप रहने के सिवा हमारे पास कोई चारा ना था कि वो औरत बड़े हिसाब किताब से हमें जिज कर रही थी। अब्बा जी के सामने वो बड़ी अच्छी बन जाती और उनकी गैर मौजूदगी में जलाद सी लगती, लेकिन अभी फिर भी उसका रवैया गनीमत था। रजब तेज़ी से सेहतयाब हो रहे थे। पहले पहल वो खुद से कदम भी नहीं उठा पाते थे, लेकिन अब वे साखी के सहारे बड़ी सहूलत से चलने लगे थे। बहुत सारी नागवारियों के बावजूद बहुत सारी तसल्लियाँ मेरे हमराह थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उन्हीं दिनों जब मुझे और रजब को यकीन हो चला कि बेहतरीन इलाज से रजब सेहत जल्दी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे,
अब्बा जी अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए, गो के उम्र हो गई थी, लेकिन उनकी मौत अचानक गैर मुतवक्को और हादसाती थी। हवेली में कोहराम आकर गुजर गया और मेरे और रजब के लिए सही इम्तिहान उनकी वफ़ात के बाद ही शुरू हुआ। जन्नत बीबी के खूबसूरत चेहरे के पीछे छुपा हुआ मकरूपन जल्दी सामने आ गया और उसने हम पर हवेली में अरसा हयात तंग करना शुरू कर दिया। कुछ वो फितरतन हाकमियत परस्त थी, कुछ गालबन से ये खदशा लाहक हो गया था कि कहीं रजब अपना हिस्सा जायदाद से वसूल करके उसके बच्चों को बेदखल न कर दे। अपने इसी खदशे को रद्द करने के लिए वो हम वक्त हमें अपनी ज़बान से छेदती रहती। मुझ पर तो खैर उसने ज़हनी और जिस्मानी हर तरह का तशद्दुद किया। मुझे आज भी वो दिन नहीं भूलता। अपने छोटे बेटे मुस्तफ़ा की शादी की सुबह ही सुबह उसने किसी मामूली सी गलती पर मुझे सब मेहमानों के सामने बुरी तरह मारा था। नई नवेली दुल्हन कमरे से निकल रही थी और मैं सामने जन्नत बीबी के हाथों अपने सर में जूतियाँ खा रही थी। वो मार इतनी तकलीफ़ देनी होती थी, वो तौहीन ज़्यादा तकलीफ़ दे होती थी, जो मुझे बहुत से लोगों के सामने सहना पड़ती। उसने मुझे हवेली के मुलाजमीन से भी कमतर हैसियत दे रखी थी। जब उसका दिल चाहता मुझे मारती, जब दिल चाहता जलील करती। रजब कुछ बोलने की पोजीशन में नहीं थे, क्योंकि जन्नत बीबी ने सबको बावर करवा दिया था हम उसके टुकड़ों पर पल रहे हैं। एक दो बार जब रजब बोलने की कोशिश की, मुँह की खाई। समीना ठहर ठहर कर बोल रही थी, उनकी आंखों में नमी और हलक में सिसकियाँ अटकी थी। मामा ने बेसाख्ता आगे बढ़कर और उनके हाथ पर हाथ रख कर उनकी ढार्स बंधाई थी। फिर इन्हीं दिनों हमें तुम्हारी पैदाइश के मुतल्लिक़ खबर मिली। ये ऐसी खुशखबरी थी जिसके लिए मैं और तुम्हारे बाबा बड़ी शिद्दत से दुआ गो थे, लेकिन जिन हालात में हमें खबर मिली हम ढंग से खुश भी नहीं हो सके। अजीब बात है, लेकिन खुशी हो या गम, कभी कभी इंसानी ज़िंदगी में ऐसा वक्त भी आ जाता है जब उसका हर जज्बा रुपए पैसे का मोहताज बनकर रह जाता है। हमारे लिए भी वो वक्त ऐसा ही था, सिसक सिसक कर गुजरता हुआ वक्त, बगैर किसी आस उम्मीद के अंधेरी तारीख रात जैसा वक्त। समझ में नहीं आता था हम क्या करें। हवेली से निकलना हमारे लिए मुमकिन ना था कि हमारे पास मालो असबाब होने ना होने के बराबर था। रजब को के सेहतयाब हो रहे थे, लेकिन वहाँ से निकलकर अपनी खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजारना मुमकिन ना था। दरअसल इतनी तवील बीमारी ने उन्हें ज़हनी तौर पर मुज़महिल कर दिया था और उनको खुद पर एतमाद नहीं रहा था। वरना सच बात तो ये है कि वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो ही चुके थे। फिर तुम पैदा हुई तो रजब जैसे तवील कशमकश से आज़ाद होकर इस नतीजे पर पहुंच गए कि उन्हें अपने वालिद के तरके में से अपना हिस्सा वसूल कर लेना चाहिए। कि बहरहाल अब हमें सिर्फ अपनी फ़िक्र नहीं थी, तुम्हारी फ़िक्र भी हमारे साथ लग चुकी थी। फिर रजब ने अपना हक़ मांग लिया। तुम अंदाज़ा कर सकती हो मावा, ग़ुलाम बना कर रखे हुए इंसान जब बिना कोई एतराज़ किए सज़ा भुगत सकते हैं तो नारा एहतजाज बुलंद करने पर, किसी का जुल्म व सितम मानने से इनकार करने पर उनके साथ किस हद तक नारवा सलूक बरता जा सकता है। सच बात है, रजब ने अपना आप तस्लीम करवाने के लिए बड़ी हिम्मत की थी और जब हमें लगा कि पल आखिर जन्नत बीबी हमें हमारा हक़ दे देगी तो एक सुबह रजब दुनिया से चले गए, मुझे और तुम्हें अकेला छोड़कर। समीना एकदम फूट फूट कर रोने लगी थी। मावा ने सरहद से उठकर उन्हें बाजुओं में लेकर अपने साथ लगा लिया और उनका सर सुलहाने लगी। उसकी अपनी आंखें भी नम थी। उस रोज़ भी तूफ़ान आया था, उस रात भी बारिश हो रही थी, लेकिन ऐसी बारिश नहीं जो आज बरस रही है। ये तो उस रात के तूफ़ान के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ठंड ऐसी कि बयान से बाहर, आसमान से पानी नहीं बरस रहा था, बर्फ़ बरस रही थी। हमें हवेली के बाहर का कमरा दिया गया था, दरख्तों में घिरा हुआ वो कमरा, लेकिन उसकी दीवारों से वहशत टपकती थी और उस रात तो उस कमरे की दीवारें बर्फ़ की बन गई थी और ऐसा लगता था हम बर्फ़ के किसी गार में कैद हो। हमारे पास 2 लहाफ थे, बिल्कुल घिसे हुए। रजब ने कहा, मावा को ठंड लग सकती है, मेरा लहाफ भी तुम दोनों ले लो। मुझसे गलती हो गई, तुम्हें ठंड लग जाने के डर से मैंने उनका लहाफ ले लिया। ना लेती तो उस रात बेतहाशा सर्दी की वजह से सिर्फ रजब की हरकतें कल बंद ना होती, हम तीनों ही मर जाते। अच्छा होता, मुझे पछतावे तो ना सताता। देर तक रोने के बाद समीना मधम पड़ गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके आंसू थम गए थे। उनके चेहरे पर अभी भी लकीर की सूरत आंसू बह रहे थे और माजी की भूल भुलैयों से उलझते हुए जैसे वो मुज़महिल हो चुकी थी। मावा दौड़ कर गई और पानी का गिलास भर लाई। बस करे मम्मी, उसने समीना के सर पर बोसा देते हुए कहा। रजब की अचानक वफ़ात ने जैसे मेरे हवास ही गुम कर दिए थे। मैंने देखा ही नहीं, रजब बारिश में भीगे हुए थे, मैंने क्यों नहीं देखा। वो और शिद्दत से रोने लगी। प्लीज़ मम्मी, डोंट क्राई। मावा उन्हें संभालने लगी, फिर पानी का गिलास ज़बरदस्ती उनके लबों से लगा दिया। भूल जाइए उन सब बातों को, जो होना था हो चुका। हम गुजरा वक्त वापस तो नहीं ला सकते। आप प्लीज़ रोना बंद करें और भूल जाइए इन सब बातों को, उसने नरमी से कहा था। भूल जाना आसान है, ऐसी बातों को भूल जाना, ऐसी ज़िंदगी को भूल जाना जब हर लम्हा आपके जिस्म पर ज़ख्म लगे हों, समीना ने एकदम दुरुस्ती से कहा था। मावा लहज़ा भर के लिए दम व खुद रह गई। गम अपनी जगह, लेकिन वो समीना से इतनी दुरुस्ती की तवक्को नहीं कर रही थी। ओके, नो प्रॉब्लम, उसने हाथ उठाकर सुलझो अंदाज में कहा कि वो समीना के गुस्से को उसके गम से ही मशरूत समझ रही थी। बहुत रात हो गई है, बल्कि अब तो तकरीबन सुबह होने वाली है। चले बेडरूम में जाकर सो जाएं। उसका अंदाज़ ऐसा था जैसे छोटे से बच्चे को बहला रही हूँ। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। समीना ने रखाई से उसका हाथ हटा दिया। तुम जाकर सो जाओ।
माँ चंद मिनट मुतज़ब्ज़िब सी उन्हें देखती रही, फिर गहरी सांस भरकर बोली, एज़ यू विश, गुड नाइट मम्मी। उसने झुककर एक बार फिर समीना के सर को बोसा दिया और बेडरूम की तरफ चली गई। समीना ने अपनी नम और दुखती हुई आंखें ज़ोर से भींच ली। इस दुख को याद करते हुए उनका दिल जैसे कट रहा था और दिमाग बुरी तरह दुखने लगा था। वो इतनी बुरी तरह थक चुकी थी कि चंद मिनट में ही गहरी नींद सो गई। माँ वाला हाफ लेकर लाउंज में आई। समीना के चेहरे पर मरकज़ी ट्यूबलाइट की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही थी और वो बहुत पसमर्दा लग रही थी। मावा ने ट्यूबलाइट बंद करके नाइट बल्ब जलाया। समीना को लहाफ उड़ाकर उन्हें हमदर्दी से देखती रही। उसका ज़हन और दिल अजब खालीपन का शिकार थे। फिर वो सोफे पर खूब अच्छी तरह लहाफ फैला कर लेट गई और छत की तरफ देखते हुए उन तमाम इंकशाफात पर गौर करने लगी जो मम्मी ने आज की रात उस पर मुनकशिफ किए थे। माँ बिजली का कूंदा सा उसके जहन में लपका। मम्मी तो कह रही थी बाबा का कत्ल हुआ था। इस ख्याल के आते हुए वो बेसाख्ता उठकर बैठकर उसी बेसाख्तगी में समीना की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन वो बेहद गहरी नींद में थी और शायद उस वक्त उनसे कुछ भी पूछना मुनासिब न रहता। मावा गिरने के अंदाज में दोबारा लेटकर छत को घूरने लगी और इस उलझी हुई गति को पर गौर करने लगी। यहाँ तक उसका जहन नींद की गहराइयों में चला गया और उसे पता भी नहीं चला। गहरी नींद के साए तले समीना कई साल पीछे पहुँच गई थी, वहाँ जहाँ उनके माजी के उस इंतहाई दर्दनाक राज की कड़ियाँ बिखरी पड़ी थी। उन्होंने देखा दरख्तों में घिरा हुआ किसी खंडर से मुशाहबा एक कदीम बरामदा था। बरामदे की सीढ़ियाँ गर्द और सूखे पत्तों से अटी हुई थी। सीढ़ियों से आगे सुरमई पत्थरों की टूटी फूटी रविश थी। दरख्तों के तने कद आवर और पत्ते घने होकर झुंड की शक्ल इख्तियार कर गए थे। उन चौड़े और घने पत्तों से कहीं कहीं आसमान झांकता था। रविश जहाँ ख़त्म हुई थी वहाँ मदकूक जगत का कुआं था, जिसकी गहराई और तारीकी का एहसास दूर से देखकर भी होता था। बरामदे के दाएं और बाएं हाथ तवील राहदारियाँ थीं और अकब में एक बड़ा सा दरवाज़ा। समेटते हुए धुएं के साथ साथ मंजर उन पर वाज़े हो रहा था और समीना का दिल अजीब सा हो रहा था। मैं फिर यहाँ पहुँच गई, या कभी यहाँ से जा ही ना सकी थी। उनका दिल लहजा बलाजा सहम रहा था। वहाँ बारिश होने लगी। बिल्कुल खामोशी से पहला कतरा उनकी नाक पर गिरा, दूसरा गाल पर, फिर तीसरा, फिर चौथा। समीना ने सर उठाया। दरख्तों के पत्तों में से झांकते आसमान से रात की स्याही के साथ बारिश भी उतर आई थी। समीना ने मुतअज्जिब होकर इधर उधर देखा। वो तो बरामदे में खड़ी थी, यहाँ रविश पर कैसे पहुँच गए? अभी ये उलझन न सुलझी थी कि किसी ने उनको पुकारा। समीना सहम कर पलटी। एक छोटी सी बच्ची उनकी तरफ हाथ बढ़ाए खड़ी थी। ये ले लो, चाचा ने दिया था। दाहिनी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ उभरी, जाओ चली जाओ, जाओ जाओ। वो चीखता हुआ उनकी तरफ लपका। ये ले लो, चाचा ने दिया था। वो दोनों चीखने लगे। समीना हरासा होती पीछे हटने लगी। बारिश चौड़े पत्तों पर तड़ बरस रही थी। महाजन्नत बीबी हवा के झोंके की तरह उन पर झपटी। नफरत और गुस्से ने उसके नकुश मसख कर दिए थे। उसने लोहे की मोटी सलाख से एक ज़ोरदार ज़रब समीना की गर्दन पर लगाई। समीना के अलग से एक चीख बरामद हुई और उनकी आँख खुल गई। उनके जिस्म पर लर्जा तारी था और खौफ व दहशत से दिल और आंखें फटने के करीब हो रहे थे। चंद मिनटों ने खौफ की उस कैफियत पर काबू पाने में लगे। फिर मुज़महिल अंदाज में उन्होंने इधर उधर देखा। शायद अभी भी बारिश हो रही थी। बादलों से ढका आसमान खिड़की पर झुका हुआ था। लाउंज में ज़ीरो पावर की नील को रोशनी फैली हुई थी। मावा लहाफ गर्दन तक ओढ़े भी सुध सो रही थी। उनका लहाफ टांगों से फिसलता कारपेट पर जा गिरा था। समीना थके थके अंदाज में सर कुर्सी पर लगाकर सस्ताने लगी। ऐसे ख्वाब उन्हें अक्सर आते थे, लेकिन हर बार वो हवेली के किसी मुख्तलिफ हिस्से में होती। अलबत्ता हर बार कोई उन्हें कुछ देने की कोशिश करता। कोई हवेली से जाने को कहता, फिर जन्नत बीबी उन पर चपटती और उनकी आँख खुल जाती। हवेली छोड़ देने के बाद पहले उन्हें ऐसे डरावने ख्वाब तवातुर से आते रहे। फिर जो वो हवेली से दूर इस दूसरी ज़िंदगी में घुलने मिलने लगी, ख्वाबों के तवातुर में कमी आ गई। कभी ऐसा होता रजब की याद के साथ ये ख्वाब मशरूत हो जाते और अब तो बहुत अरसा बाद इन डरावने ख्वाबों का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसकी एक वाहिद वजह यही थी कि बड़ी मुद्दत बाद इस ज़िंदगी की याद ने उनके ज़हन को जकड़ लिया था। देर तक उसी तरह बैठी रही। फिर माँ बाप पर एक नज़र डालकर उठ खड़ी हुई। वो गहरी नींद सो रही थी और उसके बेदार होने तक समीना को इंतज़ार करना था। दरवाज़ा आहिस्तगी से खोलकर इनिया अंदर दाखिल हुई। सरवत बेड पर बैठी कदरे बेयकीनी से उसे देख रही थी। इनिया बेसाख्ता उनसे लिपट गई मम्मी और रोने लगी। कैसी है मेरी गुड़िया? सरवत ने खुशी से उससे अपने साथ लगा लिया। बेटी की शक्ल देखते ही उनकी पसमर्दगी छट गई थी। थोड़ी देर पहले नर्स उनकी ड्रिप उतारकर थोड़ा टहलने की ताकीद कर गई थी। उस प्राइवेट रूम में वो बड़ी बड़ी खिड़कियाँ थीं, जिनसे सुबह की चमकीली किरणें कमरे के फर्श तक आ रही थी। आप कैसी हैं मम्मी? क्या हुआ है आपको? देर तक रोने के बाद उसने सर उठाकर पूछा। सफ़र की थकान और आंसू ने उसे मुज़महिल कर दिया था। सरवत ने प्यार से उसकी पेशानी से बाल हटाए। मुझे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ। और अब तो मेरी बेटी आ गई है, अब तो मैं बिल्कुल ही ठीक हो गई हूँ। साफ लग रहा था वो उसे टाल रही हैं। अगर आप ठीक है तो अस्पताल में क्यों हैं? उसने नाराज़गी से पूछा।
ब्लड प्रेशर अचानक बहुत लो हो गया था, ज़रा सा चकराया। सर तो भाईजान अस्पताल ले आया। अस्पताल में तो डॉक्टर्स को मौका चाहिए होता है कि मामूली बीमारियों पर लोगों को धड़ाधड़ एडमिट करें। मुझे भी फटाफट बेड पर लिटाकर 2-4 ड्रिप्स लगा दी। वो बड़ा पुरसुकून होकर बोल रही थी। इनिया ने बगौर उन्हें देखा। उसे उनकी बात का एतबार हरगिज़ नहीं था, लेकिन ये वक्त जिरा के लिए भी हरगिज़ मुनासिब ना था। वो दोबारा उनसे लिपट गई। मैं बहुत डर गई थी। उसकी आवाज़ आंसुओं से भीगी हुई थी। मेरी गुड़िया, सरवत ने खूब ज़ोर से उसे गले लगा लिया था। इस गुड़िया के साथ 2 गुड्डे भी आए हैं, थोड़ा सा ध्यान उनकी तरफ भी दे ले मम्मी। ये वलीद की आवाज़ थी। वो बंद आंखों से भी पहचान गई थी। सरवत ने आंखें खोली और उन दोनों की पेशानियों पर भी प्यार किया। मैं तुम लोगों को अचानक देखकर इतनी खुश हूँ कि बयान भी नहीं कर सकती। सरवत वाकई बहुत खुश लग रही थी। हम कल रात में ही यहाँ पहुँच गए थे और उसी वक्त आपके पास आना भी चाह रहे थे, लेकिन मामू ने मना कर दिया कि इस वक्त विजिटर्स अलाउ नहीं है, वरना हम तो रात को ही आ जाते। और मुझे पता होता सरवत तुम लोगों को देखकर इतनी फ्रेश हो जाएगी तो रात को यहाँ ले आता। सरवत के बड़े भाई सऊद अंदर दाखिल होते खुशगवारियत से बोले। सरवत ने देखा उनके हमरा दानियाल हसन भी थे। गो के वो फिक्रमंद थे और फिक्रमंदी उनके चेहरे से झलक भी रही थी, लेकिन सरवत से नज़रें मिलते उन्होंने निगाह चुरा ली। हम डॉक्टर से बात करने रुक गए थे, लेकिन डॉक्टर जब्बार के आने में भी टाइम है। क्या ख्याल है बच्चों, तब तक नाश्ता यही ना मंगवा लिया जाए? सऊद भाई ने घड़ी पर नज़र डालते हुए पूछा। उनके एक बेहतरीन दोस्त उस अस्पताल के एग्जेक्टिव्स में से थे, इसीलिए उन्हें यहाँ वो सहूलियात मुयस्सर थी जो दीगर मरीज़ों को हासिल ना हो सकती थी। मावा की आंख दिन चढ़े खुली थी, बड़ी सी खिड़की से अबरआलूद लेकिन रोशन दिन झांक रहा था। लाशौरी तौर पर मावा की दूसरी निगाह आराम कुर्सी की तरफ उठी। फिर सरह से उसने किचन की तरफ देखा। समीना वहाँ भी नहीं थी। मावा किसी खदशे के तहत सरह से उठकर बेडरूम में गई। वहाँ भी समीना की गैर दस्तयाबी ने उसे परेशान कर दिया था। उसी तेज़ी से वो बरामदे में खुलने वाली जाली का दरवाज़ा धकेलकर बाहर निकली। झूले पर बैठी समीना को देखकर बेसाख्ता उसके लबों से पुरसुकून सांस खारिज हुई थी। गुड मॉर्निंग मावा। समीना ने ज़रा सी गर्दन मोड़कर उसे देखा और मुस्कुरा कर कहा। रात के मुकाबले में वो बेहद पुरसुकून दिखाई दे रही थी। उन्हें इस तरह देखकर मावा को भी सुकून महसूस हुआ था। गुड मॉर्निंग मम्मी, उसने जमाई लेते हुए कहा। मुझे जगा दिया होता, मैं बहुत देर तक सोई। देर तक सोने से उसकी आवाज़ बोझल हो रही थी। फिर तुम मेरा दिमाग खाती के जल जगा दिया, अब मेरे सर में दर्द है। समीना ने खुश दिली से उसका महबूब जुमला दोहराया था। मावा ने कोई जवाब नहीं दिया। सारे बाल समेटकर कलाई में पहना रबड़ बैंड उन पर चढ़ाती वापस पलटने लगी। नाश्ता बनाऊं? श्योर। दरवाज़ा खुला और बंद हो गया। 20-25 मिनट बाद वो कपड़े बदलकर जब किचन में आई, समीना नाश्ते की लवाजमात डाइनिंग टेबल पर रखी नज़र का चश्मा लगाए अखबार पढ़ने में मसरूफ़ थी। मावा ने कुर्सी घसीटते हुए चुपके से लेकिन बगौर उनका जायज़ा लिया। पिछली रात का कोई शाइबा उनके चेहरे पर दिखाई न देता था। मावा ने जूस का गिलास उठा लिया। फिजान का फ़ोन आया था, समीना ने बताया। तुम्हारा पूछ रहा था। मावा ग्लास खाली करके कॉर्नफ्लेक्स का डब्बा खोलने लगी। उसने जैसे समीना की बात सुनी ही नहीं थी। रात के तूफान ने बहुत तबाही मचाई। पता नहीं इनिया ने अपने लॉन का हाल देखा या नहीं। मावा ने कॉर्नफ्लेक्स बाउल में डाले, फिर उन पर दूध डालने लगी। वह गाहे बगाए समीना पर नज़रें डालते हुए रात वाला मौजू छेड़ने के लिए पर तोल रही थी। दोनों कुछ देर खामोश रही। फिर वह आखिर मावा ने बात शुरू करने की ठान ली। मम्मी, आपने मुझे बाबा की डेथ के मुतालिक नहीं बताया। आई मीन, आपने तो कहा था कि उन्हें किसी ने कत्ल कर दिया था। वो ठहर ठहर कर बोल रही थी जैसे उलझ में हो। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, समीना ने अखबार का सफ़ा पलटते हुए कहा। मैंने कहा था तुम्हारे बाबा को किसी ने नहीं बल्कि जन्नत बीबी ने कत्ल किया था, और अब मैं चाहती हूँ तुम हवेली जाओ और अपने बाबा के कातिल के खिलाफ सबूत लेकर आओ, समीना ने इत्मीनान से कहा। मावा का मुंह दूध में भीगे कॉर्नफ्लेक्स से भरा हुआ था। माँ की बात का मफहूम समझते ही एकदम उसके हलक में फंदा लग गया था और वो बुरी तरह खांसने लगी थी। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।